करते हैं आज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक ना, इसके पहले हमने आपके हिस्ट्री देख लो, यहाँ पे मैं लिखा है नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 3। ये पार्ट 3 है आपका हिस्ट्री चैप्टर की। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की। ठीक ना, 2 वीडियो अपलोडेड हैं ऑलरेडी। पहले वीडियो को आप ठीक से देख लीजिएगा। ये दूसरे वाले वीडियो में जो आपको थोड़ा सा लगा होगा कि कुछ ज़्यादा ही इजी लैंग्वेज हो गया, कुछ हिस्ट्री का लैंग्वेज होना चाहिए था, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। ये बातें हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो आप दोनों वीडियो हो सके तो देख लीजिएगा, नहीं तो पहला जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। चलिए आइए बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है ना, देखो हमने ब्रैकेट में लिखा है 1750 से लेके 1815 तक, 1750 से लेके 1815 तक पूरा नेशनलिज्म यूरोप में कैसे डेवलप हुआ। मिड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के बीच की बात है। ठीक ना, चलिए उसको समझते हैं। इस वाले स्लाइड में ट्रीटी ऑफ वियना पढ़ेंगे थोड़ी देर में। इसमें जो प्रॉब्लम हुआ उसका सोल्यूशन कैसे निकला ये पढ़ेंगे, इस वाले में समझते हैं। तो पहले आप पूरी इस चैप्टर को समझे, नेशनलिज्म यूरोप में हुआ क्या, पूरी स्टोरी ली गई है यूरोप में कैसे नेशनलिज्म डेवलप हुआ। तो सबसे पहले आपने जाना कि फ्रेंच वो कंट्री था, कहाँ, यूरोप में, है ना, वो जगह था जहाँ पे नेशनलिज्म का थॉट सबसे पहले डेवलप हुआ। वजह क्या रहा, 1789 में ना, 1789 ईस्वी में जो फ्रेंच का रिवॉल्यूशन हुआ वो मेन रहा। वजह रिवॉल्यूशन की हुआ ये भी आप जानते हैं। रिवॉल्यूशन का मुख्य कारण था वहाँ का निरंकुश शासक जो था ना, डिक्टेटर राजा जो था, जिसको हम लोग लुईस 16वां जानते हैं। ठीक है ना, लुईस 16वां, लुईस 16 की वजह से। तो उसकी पूरी निरंकुशता को दमन करने के लिए, दबाने के लिए वहाँ के जनता ने आवाज़ उठाया। और इसको लीड किसने किया, एक मिलिट्री मैन ने, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट ना। और धीरे धीरे वहाँ का पोस्टर बॉय बनते बनते वो क्या हो गया, वहाँ का एम्परर बन गया। कब, 1799 में उसने अपने हाथ में डिक्टेटरशिप लिया, पूरी डायरेक्टरी अपने हाथ में लिया, डिक्टेटरशिप नहीं सॉरी, डायरेक्टरी पूरा अपने हाथ में लिया। और उसके बाद 1804 में क्या हो गया, वहाँ का शासक बन गया। और इतना एम्बिशियस था कौन, नेपोलियन बोनापार्ट, कि वो धीरे धीरे पूरे यूरोप पर अपना अधिकार करने के बाद अब वो देखो क्या करा कि इन बड़े देशों पर, बड़े बड़े राज्यों पर हमला करने की कोशिश करने लगा। तो हुआ क्या, सुनिए पहले आप। कॉज, क्यों ऐसा हुआ, देयर वेयर नो नेशनल स्टेट, कोई नेशन स्टेट नहीं था यूरोप में। ठीक है, बिकॉज ऑफ सो मच डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी था। कैसे, किन किन बातों को लेकर के देखिए। हैब्सबर्ग एम्पायर, एक छोटे से जगह के एग्जांपल लेते हैं हैब्सबर्ग का, जिसके पास है 3 टाइप ऑफ पीपुल, 3 तरह की डाइवर्सिटी देखी गई। फ्रेंच थे लोग, इटालियन थे और जर्मन थे। ठीक ना, तो डाइवर्सिटी तो हो गई ना, लैंग्वेज को लेके हो चाहे रीजनल हो, डाइवर्सिटी तो हो गई। ये एक कारण बना नेशनलिज्म के डेवलपमेंट का, है ना। फिर देखें आप कैटेगरी इन यूरोप, यूरोप में जो कैटेगरी बटी हुई थी वहां के पब्लिक की, वहां के पॉपुलेशन की, मेनली कितनी थी, 2। समझ में आ रहा है बात ना, एरिस्टोक्रेसी और पिजेंट्री। हमने वहां भी बताया था आपको, एरिस्टोक्रेसी और पिजेंट्री लैंग्वेज दूसरे इजी थे। आओ अपने बुक की लैंग्वेज को ही समझो, एरिस्टोक्रेसी और पिजेंट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, एरिस्टोक्रेसी क्या था, ये थोड़े से वेल क्वालिफाइड थे, वेल क्वालिफाइड पैसे से भी थे और एजुकेशन से, ठीक ना, लेकिन कम थे, स्मॉल ग्रुप्स थोड़े थे। ये गुड वेल्थ स्टेटस, इनके पैसों की पोजीशन अच्छी थी, मतलब मनी माइंडेड, मनी माइंडेड नहीं कह सकते हो, मनी इनके पास था। ठीक है ना। लैंड ओनिंग क्लास, लैंड लॉर्ड कैटेगरी में आते थे ये लोग। स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, कौन सी भाषा बोलते थे, फ्रेंच भाषा बोलते थे। फैमिली कनेक्टेड बाई मैरिज, और ये पूरे यूरोप में इनकी जहां भी देखो आप, तो इनकी जैसे ये धनी आदमी हो गया तो इसका अगला रिलेटिव भी धनी होता था, और ये दोनों आपस में रिलेटेड होते थे, दोनों ने सब कैसे, बाई मैरिज, रिश्तेदारी हुआ करती थी इनकी। ठीक है, कॉमनली यूनाइटेड, और लगभग ये लोग एक थे। कहने का मतलब ये हुआ कि दिस स्मॉल ग्रुप्स नोन एज एरिस्टोक्रेसी वाज वेल क्वालिफाइड एंड विथ मनी एंड लैंड, एवरीथिंग वाज प्रॉस्पेरियस। ठीक है ना, और ये लोग क्या करता था, इन्हीं का पूरे यूरोप में शासन चलता था। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये लोग राजा के भी टच में हुआ करते थे। ठीक है ना, राजा को खूब टैक्सेस दिया करते थे, तो राजा का इनके ऊपर बर्दहस्त था। समझ में आ रहा है बात ना, मतलब राजा इनके फेवर में रहा करता था। और ये हुए पिजेंट्री, पिजेंट्री का मतलब होता है छोटे किसान वर्ग। तो छोटे जो किसान वर्ग थे, इन्हें आप लेबर क्लास भी कह सकते हो। ये हुआ क्या स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है कि लुक्ड आफ्टर देयर लैंड ना, देखभाल किया करते थे, देयर लैंड है ना, इनके लैंड का यही देखभाल करते थे। मेजॉरिटी पॉपुलेशन, इनकी संख्या ज्यादा थी, समझो कमजोर थे लेकिन संख्या इनकी ज्यादा थी। एक्सप्लॉइटेड बाय एरिस्टोक्रेसी, ये एरिस्टोक्रेसी इनका एक्सप्लॉटेशन करते थे, शोषण किया करते थे। बात समझ में आ रहा ना। लैंडलेस और पुअर ये थे, लेबर क्लास से आते थे, अनएजुकेटेड, शिक्षित नहीं थे। समझ में आ रहा ना। तो जो वहां पे नेशनलिज्म के डेवलपमेंट का रीजन बना स्टूडेंट्स ना, इस एरिस्टोक्रेसी कैटेगरी द्वारा पिजेंट्री कैटेगरी का शोषण,
एक्सप्लॉयटेशन करना ही मेन रीजन बना। तो हुआ क्या, जब ऐसा होता रहा तभी बीच में एक और कैटेगरी डेवलप हुई, राइज ऑफ मिडिल क्लास, है ना। ये जो मीडियम क्लास है वो भी यहाँ पर राइज कर गई, इन दोनों के बीच वाली, मतलब ना तो वो एरिस्टोक्रेसी थी और ना ही वो लेबर थी, ठीक ना। ऐसा कैसे हुआ स्टूडेंट्स, उसी रिवॉल्यूशन के तहत हुआ, ड्यू टू इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ पूरे यूरोप का, ठीक है, जब जगह जगह इंडस्ट्री बैठाए गए तो उसमें कुछ जो ये थे, ये पेजेंट्री वाले जो लेबर थे, ये कुछ थोड़े ब्रिलियंट टाइप के निकले और ये वहां पर काम करके पैसे जुटा लिए, किसी भी तरीके से पैसे जुटा लिए। तो पैसे बनाने के बाद इन्होंने अपने जनरेशन को, यानी आने वाले जो इनकी पीढ़ी थी, उन बच्चों को इन लोगों ने पढ़ाया लिखाया। तो हुआ क्या कि ये नए क्लास में कुछ वैरायटी पाई गई। क्या हुआ, ये बाद में बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए, इसी कैटेगरी वाले, सब यही कैटेगरी वाले हैं, ठीक। और प्रोफेशनल्स में क्या हो गए, डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये इसी कैटेगरी वाले। तो इस नए मिडिल क्लास ने जो नया एल्डिंग लिया, इससे हुआ क्या स्टूडेंट्स, ये अब इनके, चूंकि इनका जो खानदान था, इनका जो आदत था, वो इनको हमेशा सताना था। अब ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स हो गए, अब ये ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये लोग बर्दाश्त कर लेते थे, इनके एंसेस्टर्स, इनके फोरफादर्स, लेकिन इनकी नई जनरेशन नहीं करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जब आवाज उठाने लगे तो फ्रॉम हियर चेंजेस स्टार्ट, यहां से एक परिवर्तन देखने को मिला। बड़ा ऑर्डर में हमने लिखा है, मेरा ऐसा मानना है, मैं लगभग कह सकता हूं दावे के साथ कि एक बार ढंग से देख लेंगे आप तो आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। मिडिल क्लास केम विथ टू आइडियाज, मिडिल क्लास ने दो आइडियाज लेके आया यहाँ पे। पहला नेशन स्टेट को, कि हमें नेशन स्टेट में होना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारी यूनिटी बनी रहे। कैसा, वन कल्चर, हम एक कल्चर के हों, वन लैंग्वेज, हमारा एक लैंग्वेज हो, एक ही ट्रेडिशन हो, एक ही हिस्ट्री हो, जितने भी इस तरह के लोग हों, पीपुल लिव टुगेदर, ये लोग साथ हो जाए। समझ में आ रहा है क्या ना। मतलब उन्होंने कहा कि हम ऐसे ऐसे टूट के रहेंगे, स्प्लिटेड रहेंगे, तो हम फिर लड़ नहीं सकते यहाँ की गवर्नमेंट से, ठीक है ना। तो हमें एक होना चाहिए ना, हम लड़ पाएंगे इस एरिस्टोक्रेसी से। तो उन्होंने कहा कि वन कल्चर, वन लैंग्वेज, वन ट्रेडिशन, वन हिस्ट्री, हम लोग एक हो जाएं, ठीक है। लिबरल नेशनलिज्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स आपके लिए, पिछले वाले में भी हमने बताया था, यहां भी समझे आप। लिबरल नेशनलिज्म के दो स्फीयर हैं, एक पॉलिटिकल व्यू है और एक यहां पर इंडस्ट्रियल। में आ रहा हूं वहां पे, पहले आप इसको समझिए। लिबरल नेशनलिज्म क्या है, ठीक है ना। लिबरल नेशनलिज्म आपने देखा था कि ये लैटिन वर्ड लिबरल से बना है, जिसका मतलब होता है फ्री माइंडेड, आजादी चाहने वाले लोग, ठीक है ना। ब्रैकेट में लिखा है डिमांड्स ऑफ लिबरिस्ट, जो लिबरल नेशनलिज्म के फेवरेट थे उन्हें हम लोग लिबरलिस्ट कहते हैं। ये लिबरलिस्ट लोग क्या चाहते थे स्टूडेंट्स, ये फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, हर व्यक्ति की आज़ादी चाहते थे। ये आज़ादी के पक्षधर थे, लिबरल लोग थे ये। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने इन लोगों को लगता था कि सबको बराबरी का हक मिले, इक्वलिटी, सब बराबर हो, काहे का राजा, काहे का मंत्री, काहे के एरिस्टोक्रेसी, किसी के लिए कोई स्पेशल रूल ना हो, सबके लिए बराबर का रूल हो, ठीक। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी रूल, है ना। जो राजा का राजतंत्र था और निरंकुश राजतंत्र था, उसकी एंडिंग चाहते थे लोग कि ये बंद हो जाए। गवर्नमेंट विद पीपुल एग्रीमेंट, एक गवर्नमेंट बने गवर्नमेंट लेकिन विद पीपुल एग्रीमेंट, जिसे वहां की पॉपुलेशन एग्री करे, वो गवर्नमेंट बने। बात समझ में आ गया। ये लिबरल नेशनलिज्म का ये सारा व्यू स्टूडेंट जो दिखाई दे रहा है आपको, मैंने इसको ए कहा है और इसका नाम क्या रखा है, पॉलिटिकल लिबरल। ये पॉलिटिकल लिबरल था। सेकंड वाला आता है इसी का इकोनॉमिकल लिबरल। ये क्या थे स्टूडेंट्स, यहां सिर्फ व्यापार की बात होती थी, तो ट्रेड बैरियर्स ना, ये लोगों का थॉट था कि जो ट्रेड बैरियर्स बना हुआ है, स्टेट टू स्टेट जो बैरियर है, एक स्टेट से अगले रीजन में जाने पर जो बैरियर बना रखा है राजा ने, राजा चाहता था कि यही व्यापार हो तो वही व्यापार होता था। लेकिन ये लिबरल थॉट वाले लोग चाहते थे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फेवर्स रिस्ट्रिक्शंस फ्री ट्रेडिंग, है ना। ये लोग चाहते थे, फेवर्स माने चाहते थे, रिस्ट्रिक्शंस माने बाधा, फ्री माने बिना बाधा के ट्रेडिंग, व्यापार हो बिना रिस्ट्रिक्शन के। कैसी रिस्ट्रिक्शन, जो राजा ने तय किया था कि यही व्यापार होना चाहिए, वो वाली रिस्ट्रिक्शन ये लोग चाहते थे कि ना हो। कुछ प्रॉब्लम भी था स्टूडेंट्स, यहाँ एक और चलता था कि 21 प्लस वाले, जो 21 एज प्लस वाले मेन हैं, वे आर अलाउड टू वोट, वही वोट दे सकते थे, हु हैव देयर प्रॉपर्टी, जिनके पास अपना संपत्ति हो। एनसीईआरटी में एक लैंग्वेज, एक शब्द है कि सफरेज, मतलब राइट टू वोट, वोट देने के अधिकार को सफरेज बोलते हैं। समझ में आ गया क्या। तो ये व्यू रहा लिबरल नेशनलिज्म का, दो रहा, पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल। पॉलिटिकल में क्या हुआ स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल में तय किया गया कि हमें सबके सामने लॉ के सामने सबको बराबरी का हक मिले और सबको अपनी खुद की आज़ादी हो।
उनके संपत्ति पर राजा का कोई भी पोजेशन ना हो, राजा का कोई राइट ना हो, खुद की संपत्ति के हम खुद के मालिक हों, है ना। इकोनॉमिकल में हुआ कि हमें राज्य में इस राज्य से उस राज्य तक स्टेट टू स्टेट ट्रेडिंग करने का कोई बाउंडेशन ना रखा जाए, हमें जहां मन वहां करें, ठीक है ना, ऐसा हुआ। तो स्टूडेंट्स हुआ यहां पर देख लीजिए, ये जो जालवे रिन दिख रहा है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने हेडिंग लिखा है कि सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वहां पे, इसका सोल्यूशन कैसे किया गया। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल लिबरल की सोल्यूशंस के लिए हुआ क्या, एक यूनिटी बनाई गई जिसका नाम था जालवे रिन। क्या नाम था, जालवे रिन नाम था, कस्टम यूनियन फार्म्ड, है ना। एक संघ बनाया गया, एक यूनिटी बनाई गई जो क्या करता, बिजनेस को लेकर के बनाई गई। किसने बनाया, प्रशा ने बनाया। किसने बनाया, प्रशा ने। कब बनाया, 1834 में बनाया। कब बनाया, 1834 ईस्वी में बनाया। ये प्रशा क्या था, एक ह्यूज रीजन था, बड़ा सा क्षेत्र था, यूरोप का ही एक बड़ा सा एरिया था। समझ में आ रहा है आप ना, यहां तक आप समझते रहे बातों को, ठीक है। समझ में आया। इस प्रॉब्लम को, इकोनॉमिकल बैरियर्स के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जालवे रिन नाम की एक यूनिटी बनाई गई, जिसको किसने बनाया, प्रशा ने बनाया 1834 में। एक बड़ा सा रीजन था यूरोप का। मेनी अदर जर्मन स्टेट्स ज्वाइन लेटर। शुरू में तो लोगों ने साथ नहीं दिया, लेकिन बाद में अदर जर्मन स्टेट्स के रीजन्स के लोगों ने साथ दिया इसका रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स, अबॉलिशमेंट ऑफ ट्रेड बैरियर्स। एबॉलिशमेंट, समाप्त हो गया ट्रेड बैरियर, जो बाध्यता थी, बैरियर थी ना गवर्नमेंट द्वारा, उसे समाप्त कर दिया गया। नंबर ऑफ करेंसीज रिड्यूस्ड टू 2 from 30। 30 करेंसियां चली करती थी, और इनके यूनिटी होने से जालवे राइन नाम का जो कस्टम यूनिटी बना, उससे ये घट के कितने हो गए, 2 हो गए। गवर्नमेंट को ये बात मानना पड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हुआ क्या स्टूडेंट्स, बैटल ऑफ वाटरलू। ये क्या हुआ, पहले ये समझो आप, कैसे हुआ वो समझेंगे। देखो आपको पता है कि नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में जब फ्रेंच को अपने हाथ में ले लिया, तो धीरे धीरे उसने सोचा कि क्यों ना पूरे यूरोप पे कब्जा करा जाए, नेशनलिज्म के थॉट को डेवलप किया जाए। उसकी खुद की अपनी ये सेल्फ एम्बिशियसनेस थी, खुद की महत्वाकांक्षा थी। तो वो बड़े बड़े मजबूत राष्ट्रों पे हमला करने लगा। इसी में उसने ब्रिटेन पे हमला कर दिया, है ना। ऑलरेडी ऑस्ट्रिया से भिड़ा हुई था। तो इन लोगों ने मिल करके एक यूनिटी बनाया और सोचे कि चलो नेपोलियन से लड़ें, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में कब्जा करना चाहता है, ठीक है ना, पूरे यूरोप पर, ठीक है। तो हुआ क्या स्टूडेंट, देखो मैंने लिखा है पी ब्रांड ना, थोड़ा सा पी ब्रांड समझे आप। पी फॉर प्रशा, बी फॉर ब्रिटेन, आर फॉर रसिया, ए फॉर ऑस्ट्रिया और एन फॉर नेपोलियन। तो ये 1 2 3 4, प्रशा, ब्रिटेन, रसिया, ऑस्ट्रिया याद रखें, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ये दिस फोर्स combined together and ready to fight against नेपोलियन, ठीक है ना। ये चारों एक तरफ, नेपोलियन एक तरफ, तो 4 स्ट्रॉन्ग नेशंस मिलेंगे, तो नेपोलियन को तो हारना पड़ा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ये युद्ध कहाँ हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू, वाटरलू के नाम के जगह पर हुआ। कब हुआ, 1815 हुआ, 1815 ईस्वी में। हु वाज लीडिंग दिस, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये उनको लीड कर रहे थे। क्या नाम है साहब का, नाम देख लें आप, है ना, ड्यूके मैट्रिक, है ना। ये ड्यूके मेटरनिक साहब जो थे, उनको जाने, ये लीड कर रहे थे, है ना, ये लीड कर रहे थे। ये चारों कंट्री के लीडर कौन थे, ड्यूके मेटरनिक। कौन थे ड्यूके मेटरनिक, चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। मैंने बताया था चांसलर किसे कहते हैं, जिससे देश में पीएम होता है वैसे ही होते हैं, ठीक है ना। ऑस्ट्रिया उसमें बहुत शक्तिशाली था, ऑस्ट्रिया। नेपोलियन वाज डिफीटेड ना, नेपोलियन को क्या हुआ, हारना पड़ा, हारना ही पड़ेगा इन चारों से, ठीक है ना। तो ठीक है, यहां तक तो सही था स्टूडेंट्स, लेकिन नेपोलियन के हारने से क्या हुआ, नेपोलियन के हारने से ये जो चारों थे ना, जब इनको लगा कि यार जिसने पूरे यूरोप पे कब्जा करा, जिसने फ्रांस का शासक बनने को प्रूव करा, खुद को बना भी, हमने उसे हरा दिया, तो ये चारों को लगने लगा कि अब हम लोग नेपोलियन के जीते गए स्टेट्स को अपने में ले लें, और वहां से खूब टैक्सेस उसे लें, और वहां से लेबर खूब लाएं, और उनसे खूब काम करवाएं, अपना डेवलपमेंट करें। ऐसा इन चारों ने सोचा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बताओ घूम फिर के पहले क्या हुआ, पहले मोनार्की गवर्नमेंट था, तो नेपोलियन लड़ा, नेपोलियन के फाइट करने के बाद नेशनलिज्म का थॉट डेवलप हुआ, और लोगों में जब यूनिटी हुई, तो फिर क्या आया, वो हटा, और धीरे धीरे डेमोक्रेसी जैसा लग गया, मतलब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आ गए, और पब्लिक के एग्रीमेंट वाला गवर्नमेंट चलने लगा। लेकिन अब ये चारों के जीतने से स्टूडेंट्स, ये चारों फिर से मनमानी करने लगे, और हुआ क्या कि री इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंजर्वेटिज्म ना। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है पुराने थॉट्स। मैंने लिखा है ओल्ड ट्रेडिशन, पुराने ट्रेडिशन। क्या थे पुराने ट्रेडिशन, मोनार्की गवर्नमेंट। ये लोग फिर से अपने हाथ में सत्ता लेना चाहते थे, लिया भी इन लोगों ने, तो फिर से इस्टेब्लिश हो गया क्या, पुराना वाला आइडिया।
फेवर ओल्ड ट्रेडिशन, अगेन फिर से लगे मानने लोग। नो क्रिटिसिज्म्स एंड नो डिसएग्रीमेंट, नहीं चाहते थे कि कोई आलोचना हो, कोई सरकार पे उंगली न उठाए, कोई उनकी बुराई न करे। नो डिसएग्रीमेंट, कोई उनके खिलाफ न जाए, सबको एग्री होना है। सेंसरशिप बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सेंसरशिप क्या होता था कि नो फ्रीडम फॉर प्रेस। इस गवर्नमेंट ने, ये लोग मिल करके इसके शासकों ने क्या रूल करा कि नो फ्रीडम फॉर प्रेस, प्रेस कुछ भी गलत नहीं छापेगा। प्रेस छापेगा तो इनके 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 जो भी शासक थे, है ना, मेटरनिक वगैरह वगैरह, इनकी तारीफें ही छापेगा, फालतू चीजें नहीं छापेगा। सेंसरशिप लगा दिया, ठीक है ना। चलो ये थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इसको अभी मत देखिएगा आप, मुझे पता है आप देख रहे होंगे, इसको मत देखिएगा, ठीक है, थोड़ी देर में आते हैं। आइए यहाँ बात करते हैं। तो इन लोगों ने जब चारों, कौन कौन, प्रशा, ब्रिटेन, रसिया और ऑस्ट्रिया जीत गए, तो जीतने के बाद इन लोगों ने एक कन्वेंशन किया जिसका नाम क्या है, ट्रीटी ऑफ वियना ना। ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ स्टूडेंट्स, ये 1815 में हुआ ना, 1815 में, समझ में आ रहा है बात ना, वियना में हुआ। ये ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, ठीक है ना। किसने किया, बाई PRAB, प्रब, P फॉर प्रशा, R फॉर रसिया, A फॉर ऑस्ट्रिया, B फॉर ब्रिटेन। हुआ क्या स्टूडेंट, देखो इन लोगों ने मिलके, बंदर बांट हो गया, चलो बांट लेते हैं, जीत तो गए हम लोग नेपोलियन से। क्या हुआ, बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड इन फ्रांस। फ्रांस में जो बर्बन डायनेस्टी थी लुई 16वां के बाद, जिसको अपने हाथ में ले लिया था नेपोलियन, उसको रिस्टोर कर दो, मतलब फिर से डायनेस्टी वाला सिस्टम चालू कर दो, मोनार्की गवर्नमेंट वाला, क्योंकि यहाँ तो लिखा है हमने ना कि ये फिर से स्टैब्लिश हो रहे हैं। बाउंड्रीज वेयर सेटअप अराउंड फ्रांस टू प्रिवेंट एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और फ्रांस के चारों तरफ एक बाउंड्री इन लोगों ने लगा दिया कि फ्रांस फिर कभी फ्यूचर में अपने एरिया को, अपने बाउंड्रीज को एक्सपेंस ना कर पाए, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो रसिया वाज गिवन ए पार्ट ऑफ पोलैंड, बंदर बांट हो रहा है तो पोलैंड का हिस्सा किसको दे दिया गया, रसिया को। ऑस्ट्रिया गॉट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इटली, ऑस्ट्रेलिया का कब्जा नॉर्थ इटली पे हो गया ना। कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वाज डन बाय नेपोलियन, ठीक है ना, यहाँ पे हमने NOPLEN, नेपोलियन, है ना, सेट बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने जो महासंघ बनाए थे 39 राज्यों के, वाज नॉट ब्रोकन, उसे तोड़ा तो नहीं गया क्योंकि महासंघ था वो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाज इनडायरेक्टली पॉजिटिव टू इट, ऑस्ट्रेलिया का इस पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पोजीशन था, ठीक है। केम बैक ऑफ ऑस्ट्रियन मोनार्की इन इटली, है ना, इटली में ऑस्ट्रिया का फिर से मोनार्की आया। इसके बाद ड्यूके मेटरनिक स्प्लिट्स इटली इनटू सेवरल स्मॉल रीजन्स टू कीप स्ट्रांग पोजीशन ओवर इट, है ना, इटली पे पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए ड्यूके मेटरनिक। इसके बाद अब इसका अगले में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अब ये उगेगा, ठीक ना, अब इसका जन्म होगा। लुई 16वां गया, नेपोलियन बोनापार्ट आए, अब ड्यूक मेटरनिक की बात होगी, देखेंगे इसके बारे में भी, ठीक ना। ये भी खूब अत्याचार चालू करेगा, मामूली नहीं है ये। लुई 16वां बहुत बुरा था, नेपोलियन थोड़े अच्छे हुए, उनसे भी दादा निकल गए या ड्यूक मेटरनिक, ये भी चले जाएंगे, टेंशन ना लो, है ना। हाँ 2020 से पहले ही चले जाएंगे। सुनिए क्या हुआ, इटली के छोटे छोटे टुकड़े किया किसने, ड्यूक मेटरनिक ने, ताकि उन पे पकड़ बनी रहे, उनमें एकता ना हो पाए, उनको बांट दिया छोटे छोटे रीजन में, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट्स, ये सब तो हो गया, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप रहा, लेकिन किसने करा, कहां से थॉट डेवलप हुआ होगा स्टूडेंट्स। ऐसे लोगों को रिवॉल्यूशनरीज कहते हैं, क्रांतिकारियों की बात करेंगे हम लोग, ठीक ना। रिवॉल्यूशनरी जो रिवॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, बिल्ड सेक्रेट सोसाइटी। सेक्रेट सोसाइटी बनाते हैं ये लोग, है ना, जिसके सहारे ये लोग फाइट करेंगे। टारगेट, इनका एम क्या होता है स्टूडेंट्स, स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, पूरे देश में नेशनलिज्म के आइडिया को फैलाना। हार्डली अपोजिट ऑफ मोनार्की, राजशाही गवर्नमेंट का बड़ी कट्टरता से विरोध करना। वांटेड फ्रीडम एंड एंड ऑफ एटोक्रेटिक रूल, ये स्वतंत्रता चाहते थे और एटोक्रेटिक रूल जो था, जो राजा का निरंकुशता वाला शासन था, उसको समाप्त करना चाहते थे। नेशन स्टेट, ये चाहते थे कि नेशन स्टेट में हम बटें, समझ में आ रहा है ना, और हम वहाँ पे यूनिफाई हों। तो इन्हीं में से एक रिवॉल्यूशनरीज था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एज ऑफ रिवॉल्यूशन, लेकिन वहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, एक जो बहुत मशहूर है ना, गिशप मैगजीनी के बारे में आप पढ़ें। कौन था, इटालियन रिवॉल्यूशनरी था, इटली का क्रांतिकारी था, मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी, इन्हीं सीक्रेट सोसाइटी का सदस्य था, है ना। और कौन सा सोसाइटी स्टूडेंट्स, देख लो, कार्बोनरी, ये जो कार्बोनरी सोसाइटी था स्टूडेंट्स, एन अग्रेसिव बॉडी, थोड़ा सा उग्र टाइप के थे, मतलब बहुत जल्दी मार धाड़ पे आ जाते थे, है ना, अपनी मांगते थे ना, पूरा होने पर पीटने पर आ जाते थे, ठीक है। फार्म्ड 2 सीक्रेट सोसाइटी, इस जेक्शपी मैगजीनी ने 2 अलग अलग सीक्रेट सोसाइटी बनाया। पहला बनाया यंग इटली, दूसरा यंग यूरोप।
यंग इटली कहाँ बनाया, मार्सेलिस में बनाया, और यंग यूरोप कहाँ बनाया, बेर्ने में बनाया, ठीक ना। ये दोनों जगहों पे इसने बनाया और यहाँ पे अपनी यूनिटी बना करके खूब अगेंस्ट द गवर्नमेंट लड़ा, ठीक है। बिलीव्ड इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इसको इस बात में बड़ा भरोसा था और ये चाहता था कि इटली का यूनिफिकेशन हो जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को, अब ये लंबा हो जाएगा, मैं इसे यहीं पर खत्म करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और उससे पहले आप, नया साल आ गया, ठीक है ना, मिलते हैं अगले साल यानी कि 2021 में। तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2021, विश यू ऑल वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। खूब मेहनत करिए, और एग्जाम्स के सीबीएसई बोर्ड जो 10th में होंगे, 2021 में एग्जाम देने जा रहे होंगे 2021 में, उनके लिए गुड न्यूज है कि उनका 4 मई से एग्जाम होगा, आज डिक्लेयर हुआ है। तो बहुत टाइम है आपके पास, कोई बहानेबाजी मत करिए, खूब मेहनत करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मैं हट जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है।